Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of digital signal processing. Today's topic is discrete time systems. ओके, तो अभी तक जो हम प्रीवियसली डिस्कस जो लेक्चर कवर कर चुके हैं, उनमें जो हमारे टॉपिक्स थे वो रिलेटेड टू सिग्नल्स और उनकी क्लासिफिकेशन, उनकी मैनिपुलेशन और उनके जो बेसिक एग्जांपल्स हमने एलिमेंट्री सिग्नल्स सारे परफॉर्म किया। अच्छा, अब वो सिग्नल्स जो है इस तरीके से बात होती है कि वो सिग्नल्स किसी न किसी सिस्टम में प्रोसेस होते हैं। वो सिस्टम जो कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं, उनको हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स कहते हैं। क्लियर? तो अगर डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग को अगर देखें तो हमारे पास ओवरऑल जो सिस्टम्स बनते हैं वो ये हैं। कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल जब एक एनालॉग सिस्टम में प्रोसेस होते हैं और फिर आउटपुट भी एनालॉग फॉर्म में जो कि कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल होता है। अच्छा, जब एनालॉग सिग्नल को हम सैंपलिंग करके कंटीन्यूअस टाइम से डिस्क्रीट टाइम में आ जाते हैं, फिर वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स बन जाते हैं। और ऐसे सिस्टम जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को प्रोसेस करें, उनको हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स कहते हैं। ठीक है? इस तरीके से फिर हमारे पास डिजिटल सिस्टम्स। ठीक, ये दोनों एक ही कैटेगरी में लाया करते हैं क्योंकि इसमें दोनों में टाइम डिस्क्रीट होता है। हाँ, यहाँ पर जो है हमारे पास जो एम्पलीट्यूड वैल्यूज होती हैं वो डिस्क्रीट नहीं होती, वो अभी भी कंटिन्यूस होती हैं, मगर उनको भी हम क्वांटाइजेशन के बाद वो डिजिटल फॉर्म में ले आते हैं। और ये हम पूरा एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग के लेक्चर में पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर चुके हैं। क्लियर? तो ये है हमारा ओवरऑल सिस्टम स्ट्रक्चर। तो ओवरऑल मेन समझने की बात क्या है कि भाई जो सिग्नल्स होते हैं जो कि एक्चुअल हमें आते हैं, इनके ऊपर जो प्रोसेसिंग होती है वो सिस्टम में होती है। ठीक, जो कि यहाँ से इंडिकेट हो रहा है। एक से एग्जांपल एक यूं ले लें कि जिस तरीके से हम सिंपल एक नॉर्मल सिग्नल को एम्पलीफाई करना होता है, तो पहले वो सिग्नल हम इनपुट देते हैं और एक एम्पलीफायर जो होता है उसमें वो सिस्टम प्रोसेस सिग्नल प्रोसेस होता है, फिर हमें एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है। तो ये क्या है, ये इसने जो बीच में एम्पलीफाई किया, ये एक सिस्टम है। ठीक, अब वो सिस्टम्स बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं और उन सिस्टम्स को हम मैथमेटिकली एक फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक रिलेशन होता है जो इंडिकेट करता है कि ये सिस्टम कैसा काम करता है, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम। अभी हम उन लेक्चर्स में भी आएंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स में कैरेक्टरिस्टिक्स बयान किए जा सकते हैं एक सिस्टम के और कहाँ पर कौन-कौन से करने हैं। मगर हमें अभी ये देख रहे हैं कि वो सिस्टम जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को प्रोसेस करते हैं, वो इन ओवरऑल जनरल कितनी कैटेगरीज के हैं और उनके क्या किनको क्या-क्या कहा जाता है। ये इसलिए हम डिस्क्रीट टाइम क्लासिफिकेशन करते हैं कि क्योंकि इस तरीके से जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि कौन-सा सिग्नल और कौन सा सिस्टम उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और वो कौन से सिग्नल्स को किस तरीके से प्रोसेस कर सकता है। तो एक हमें काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग और भी डेप्थ में आती है। ठीक है? तो ओवरऑल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के सिस्टम्स की डेफिनेशंस को हम कहें तो क्या होता है? तो डेफिनेशन को पहले पढ़ लेते हैं। A discrete time system is a device or algorithm that operates on a discrete time signals। बात अंडरस्टैंडेबल है कि इनपुट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होगा, उन पे ही ऑपरेट करेगा, या तो कोई डिवाइस होगा या कोई एल्गोरिथम होगा। सिग्नल कॉल द इनपुट और एक्साइटेशन। ठीक है? और इनको इनपुट सिग्नल या एक्साइटेशन कहा जाता है और ये सिस्टम में इनपुट किया, इस पे उसने कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, जो वो कोई ना कोई एल्गोरिथम होगा, कोई ना कोई डिवाइस होगा। ठीक है? और इनको अकॉर्डिंग टू द सम रूल इनको टी इंडिकेट ट्रांसफॉर्म टू प्रोड्यूस अनदर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। एक्चुअल में ये सिस्टम क्या कर रहा होता है, इसको हम एक सिग्नल इनपुट दे रहे होते हैं, तो ये एक दूसरा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जनरेट करके हमें दे रहा होता है। और ये एक्चुअल में अगर एक ब्रॉड पिक्चर में देखें तो इसको हम यूँ कहेंगे, ये ट्रांसफॉर्म कर देता है। जिस तरीके से मैंने एग्जांपल अभी बताई आपको, एक इनपुट सिग्नल हमने दिया सिस्टम को, तो उसने
उसका एम्पलीफाइड वर्जन हमें आउटपुट में दिया। तो ये क्या हुआ? एक्चुअल में इस सिग्नल ने इसको ट्रांसफ़ॉर्म कर दिया। या दूसरे लफ्ज़ों में एक एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि मिसाल दो, मैं एक सिग्नल दूँ जिसमें नॉइज़ भी थी, ठीक है? और इसने मुझे एक सिग्नल दिया जिसमें नॉइज़ रिमूव करके दी। तो ये क्या कहेंगे? ये भी एक किस्म का इनपुट सिग्नल को इसने ट्रांसफ़ॉर्म करके दिया। तो ब्रॉड पिक्चर में कहें देखें तो इसको हम कहेंगे कि ये जो सिस्टम होता है, वो एक्चुअल में इनपुट सिग्नल्स को ट्रांसफ़ॉर्म करता है। तो उस वजह से ये जो टी यहाँ पे लिखा हुआ है, टी जो इंडिकेट करती है ट्रांसफ़ॉर्म, ठीक है? वो अब ट्रांसफ़ॉर्म किसी भी टाइप का हो सकता है। ट्रांसफ़ॉर्म इन द फॉर्म ऑफ एम्प्लीफिकेशन, इन द फॉर्म ऑफ फ़िल्टरिंग एंड सो मेनी ऑपरेशन परफ़ॉर्म हो सकते हैं, ठीक है? तो ओवरऑल मैपिंग है इनपुट आउटपुट की, ठीक है? तो यही नीचे लिखा हुआ है और इसको आप दूसरे भी नाम कहा जाता है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन या ऑपरेटर या मैपिंग, ठीक है? मैपर, ऑपरेटर एंड सो मगर ओवरऑल सिस्टम का काम क्या है कि वो कोई ना कोई सिग्नल पे ऑपरेशन परफ़ॉर्म करता है और उससे फिर लास्ट में एक सिग्नल हमें आउटपुट जनरेट करके देता है उसी नेचर का, ठीक? तो आई होप कि ये पूरा समझ में आ रहा होगा कि होता क्या है। अच्छा, अच्छा डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स को कहें तो एक सिस्टम्स की एनालिसिस होती है और दूसरा सिस्टम की डिज़ाइनिंग होती है, ठीक है? एनालिसिस क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिस्पॉन्स y of n of that system described by an operator transformation t or its impulse response to a given excitation। क्या हुआ सिंपल कि हमें एनालिसिस में ये होता है कि मिसाल लो सिस्टम का हमें रिस्पॉन्स पहले अ, एक इक्वेशन डिफाइंड है मिसाल लो और उसको हम एक खास किस्म का इनपुट देंगे, कोई भी इनपुट देंगे, तो उस इनपुट पे उस सिस्टम का आउटपुट क्या आएगा वो हमें डिटरमाइन करना है, तो उसको हम कहेंगे एनालिसिस, ठीक है? तो इस तरीके से सिस्टम की कोई ना कोई एक इक्वेशन बनी हुई होगी, कोई ना कोई जिसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट रिलेशन डिफाइंड होगा। तो उस पे हम कोई इनपुट देंगे और फिर उससे हम देखेंगे आउटपुट क्या आता है। ऐसे ही जिस तरीके से हम घरों में मिसाल तौर एक रेडियो रेडियो ले लें फॉर सपोज, तो उस पे हम डिफरेंट क्या कहते हैं सॉन्ग्स चलाते हैं या कुछ चलाते हैं। तो उससे स्पीकर का चेक करते हैं कि भाई देखो ये चलाता हूँ, इसमें बेस ज़्यादा है, इसमें पिच ज़्यादा है, इसमें बफर मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज़्यादा हैं। तो अब देखें इन डिफरेंट पे वो स्पीकर कैसा परफॉर्म करता है। कहीं किसी कोई गाना बहुत हेवीली म्यूज़िक उसमें होता है, तो हम कहेंगे नहीं यहाँ पे इसमें आवाज़ पे ये सही नहीं परफॉर्म कर रहा है या कर रहा है तो क्या है कि हम उस रेडियो स्पीकर को टेस्ट कर रहे हैं विद डिफरेंट इनपुट्स ऑफ म्यूजिक, ठीक है? इसी तरीके से रियल लाइफ में आपका जो सिस्टम होता है न- उस कोई ना कोई भी सिस्टम है उसमें हम डिफरेंट इनपुट्स पे उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं और चेक करते हैं कि उसका आउटपुट क्या आएगा। ये हम सारा काम मैथमेटिकली कर रहे होते हैं, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं सिस्टम एनालिसिस। और इन इस सिस्टम एनालिसिस में स्पेशली डिस्क्रीट टाइम सिस्टम एनालिसिस में जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है जिसको हम कहते हैं जेड डोमेन कहा जाता है वो भी इन्वॉल्व होता है या उसके थ्रू भी किया जाता है। और सवाल ये होगा कि भाई ये जेड ट्रांसफॉर्म या फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या है? तो इंशाल्लाह ये डिस्क्रीट टाइम की एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिस तरीके से हम कंटिन्यूस टाइम में फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म किया था हमने, तो इसी तरीके से डिस्क्रीट टाइम में हमारे पास ज़ेड फ्रीक्वेंसी या ज़ेड ट्रांसफ़ॉर्म है, तो उसको हम परफ़ॉर्म करेंगे। तो ये भी एक जो अभी हम कन डिस्क्रीट टाइम है, फिर उसको हम जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में ज़ेड डोमेन में लेके जाएँगे, तो उसको पूरा वो प्रोसेस है मैथमेटिक्स है, और उसके प्रॉब्लम, उसकी प्रैक्टिस और उसके फीचर्स हम सारे चेक करेंगे। और अगर ओवरऑल मकसद ये है कि इस सिस्टम एनालिसिस में, जो कि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम एनालिसिस में, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और डिज़ाइनिंग क्या है? अब जैसे कि हम जो है
ऐसे सिस्टम या ऐसी इक्वेशन ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है, उसके पैरामीटर्स इस तरह से रखना है कि उसमें हम जो इनपुट और आउटपुट स्पेसिफिकेशंस दें ना, मिसाल तौर मैं कहूँ, अब फॉर सपोज़ में एम्पलीफायर है, तो एम्पलीफायर में मैंने एक इनपुट दिया, मैंने चेक किया कि चलो एक बहुत ही सिंपल साउंड को कितना एम्पलीफाई कर रहा है, ठीक है, ये चेक किया। अब मैं बाद में कहूँ नहीं मुझे ऐसा सिस्टम बना के दो कि मैं जो भी मिसाल तौर इस पे इनपुट दूँ, उसका आवाज़ दुगना है, मतलब 2 टाइम्स एम्पलीफाई हो। तो ये क्या हो गया, आपको सिस्टम के पैरामीटर ही इस तरीके से रखना है कि वो 2 टाइम्स आउटपुट दे ऑफ द गिवन सिग्नल। ठीक है? तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं डिज़ाइनिंग, और इसमें भी ऑब्वियस सी बात है कि डिज़ाइनिंग में भी हमारे पास जो डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स हैं, उसकी डिज़ाइनिंग में ज़ेड ट्रांसफ़ॉर्म इन्वॉल्व होगा। ठीक है? ज़ेड ट्रांसफ़ॉर्म एक स्पेसिफ़िक डिस्क्रीट टाइम्स के लिए जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है, और सिस्टम के डिज़ाइनिंग में और एनालिसिस में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के हवाले से। ठीक है? इसी तरह से डिजिटल फ़िल्टर्स, एक होते हैं ना एनालॉग फ़िल्टर, जिस तरीके से लो पास, हाई पास, इस तरीके से वो सारे जो हम लो पास, हाई पास जो है ऑपरेशन वगैरह, वो यूज़िंग द डिजिटल फ़िल्टर्स भी कर सकते हैं। मगर मिसाल तौर एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने की है कि डिजिटल फ़िल्टर्स में उसमें कि आपके पास जो एनालॉग फ़िल्टर होते हैं, मिसाल तौर मेरे सिग्नल की जो लो पास फ़िल्टर है, इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर सपोज़ 1 के है, ठीक है? और उसको अगर मैं चेंज करके मिसाल दो या 0.5 करना चाहूँ या 1.5 करना चाहूँ, जो भी मतलब चेंजेस करना चाहूँ, तो मुझे उस एनालॉग फ़िल्टर में मुझे, ठीक है, क्या करना पड़ेगा? मुझे हार्डवेयर में चेंजेस करनी पड़ेंगी। उसमें कैपेसिटर, रेज़िस्टर या इंडक्टर जो भी जिससे भी वो बनाया हुआ है फ़िल्टर, उस हिसाब से उनकी वैल्यूज़ को मैंने पहले मालूम करना होगा, फिर उसको मुझे चेंज करना होगा, फिर जाके उसकी मगर यहाँ पर आप सिंपल डिजिटल फ़िल्टर में अगर इस तरीके की चीज़ें करना चाह रहे हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं, तो आपको एज़ सच कोई भी हार्डवेयर में चेंज नहीं करनी पड़ेगी। सिंपली जो डिजिटल फ़िल्टर की इक्वेशन बनाई हुई होगी, उसके कोएफ़िशिएंट्स में चेंजेस करनी होंगी। फिर उसका पूरा प्रोसीजर के कोएफ़िशिएंट्स कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं। ठीक है? तो इस हवाले से डिस्क्रीट टाइम जो आपके पास डिजिटल फ़िल्टर्स होते हैं, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, मतलब आपको ये नहीं होता कि मुझे अगर ये चीज़ चेंज करनी है तो फिर हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा। रिलेटिवली हार्डवेयर चेंज करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर में थोड़ी-सी मैनिपुलेशन करना। आई होप कि अब इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल डीएसपी की आप लोगों को और भी ज़्यादा बेहतर समझ में आ गई होगी। और फ़िल्टरिंग है क्या? सिंपल एक क्या है कि उसमें से एक खास पॉइंट के बाद जो अनवांटेड फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स होते हैं, उनको सप्रेस कर देना या एलिमिनेट कर देना। फ़िल्टरिंग इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ द सिग्नल कैन बी मॉडिफाइड और मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू सम डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन। वही ऑब्वियस सी बात है कि जो उसके फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम या फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब सिग्नल में जो अनवांटेड या कंपोनेंट्स हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कहेंगे जिन जो डिज़ायर्ड कंपोनेंट्स हैं, या उन कंपोनेंट्स को हम अपने पास रहने देते हैं, बाकी कंपोनेंट्स को जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते या उस इन्फॉर्मेशन में जो नॉइज़ का रोल प्ले कर रहे होते हैं, उनको एलिमिनेट किया जाता है या सप्रेस किया जाता है। ठीक है? ओ एक ये बात तो हमेशा ही आपको वेरी वेल नोन है कि ने हम जो भी चीज़ बोलते हैं वो 100% कोई नहीं होती। तो इट मीन्स कि वो कंप्लीटली नॉइज़ रिमूव ना हो, शायद ना भी हो रहा हो, मगर मोर लाइकली बहुत हद तक उसमें नॉइज़ आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो आपका इम्पैक्ट को नज़र आएगा। ठीक है? तो आई होप कि ये क्लियर हो गया ये पॉइंट। अच्छा, अब जब डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स को समझा कि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स क्या मतलब सिस्टम किसको कहते हैं? डिस्क्रीट टाइम सिस्टम क्या होता है? ठीक है? तो हम अब आते हैंगे और सिस्टम्स में हम क्या-क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं और उनसे फिर फ़िल्टरिंग का काम करते हैं। फिर हम आते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, जो कि एक्चुअली हमारा मेन टॉपिक है इस लेक्चर का।
तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम अगर करते हैं तो हमारे पास जो हो ओवरऑल जो क्लास बनती है क्लासिफिकेशन वो 5 है। वी आइदर क्लासिफाई सिस्टम एज स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। इनका जो दूसरा नाम है मेमोरीलेस और मेमोरी सिस्टम्स। ठीक है, ये इनके जो नाम इंटरचेंजेबली यूज होते रहते हैं, मगर दोनों का बात सेम है। स्टैटिक कहेंगे तो इट मीन्स वो मेमोरी लेस सिस्टम की बात हो रही है, और अगर डायनामिक कहें तो मेमोरी, और सो वाइस वर्सा। दूसरे सिस्टम्स हैं टाइम वेरिंग वर्सेस टाइम इनवेरिंग सिस्टम्स। अगेन टाइम वेरिंग और टाइम इनवेरिंग के वर्ड्स आप लोगों के यकीनन सुने होंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स जो हैं ये कवर हो चुका है हमारा सिग्नल सिस्टम में फॉर द कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स, और हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स के लिए। मगर इनके जो पीछे कोर कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। ठीक है, दिस टाइम वेरिंग वर्सेस टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अच्छा, फिर हमारे पास सेकंड क्लासिफिकेशन है, वो है लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर सिस्टम्स। अच्छा, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर सिस्टम के ऐसे सिस्टम जो लीनियरली बिहेव करते हैं और दूसरे सिस्टम नॉन लीनियरली बिहेव करते हैं, वो कौन से होंगे? और लीनियर बिहेवियर हम किसको कहते हैं, या कौन सी जो प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम लीनियर है और दूसरे नॉन लीनियर है। अच्छा, अब आगे चलो मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ। कॉजल नॉन कॉजल सिस्टम्स। ठीक है, अगेन इट्स already known words to you in the signal systems, and the core concept behind the discrete time system classification is still the same as in the continuous time system. But here we have especially focus on the discrete time systems. So the problems, whatever the examples will be here, that will be according to the discrete time system rather the continuous time system, as we have discussed in signal and system subject. And the stable and unstable system, that's very quite important thing कि आपका सिस्टम स्टेबल होना चाहिए फॉर द फॉर इट टू परफॉर्म वेल फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो अब ये है एक लॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द सिस्टम। और ऐसे नहीं है कि मिसाल लो मैं कहूँ एक सिस्टम लीनियर है तो वो इस कैटेगरी में लाइन नहीं हो सकता। नहीं, ऐसे हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल कि एक सिस्टम लीनियर भी हो, टाइम इनवेरिएंट भी हो। ठीक है, और और लीनियर भी हो, टाइम इनवेरिएंट भी हो, और फिर वो स्टेबल भी हो। ठीक, तो ये क्या है? ये एक लॉजिकल जो उनका आप जो क्लासिफिकेशन है कि ये जो बिहेवियरल क्लासिफिकेशन है उस हिसाब से क्लासिफाई किया। अब ये क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? इसलिए कि क्योंकि लीनियर मिसाल लो लीनियर सिस्टम की बात करें या नॉन लीनियर, तो हम हमें ऑब्वियसली पता है इस तरीके से कि हर किसी की अगर सिस्टम लीनियर है तो लीनियर सिस्टम या के लिए एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स ऑफ अवेलेबल मैथमेटिक्स है जो कि इनको सेटिस्फाई करती है, और लीनियर सिस्टम हम उन सेट ऑफ रूल्स या सेट ऑफ मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करते हुए उनका इनपुट आउटपुट रिलेशन या एक इनपुट पे क्या बिहेवियर होगा, क्या सारी सिस्टम की इंफॉर्मेशन निकालते हैं। अगर वो मिसाल सिस्टम नॉन लीनियर पे क्लासिफाई हो जाता है तो उसकी मैथमेटिक्स के जो प्रोसीजर होगा फॉर डिटरमाइनिंग द इनपुट आउटपुट बिहेवियर वगैरह, वो अलग होगा एज़ कम्पेयर टू लीनियर। तो इस वजह से ये क्लासिफिकेशन हम करते हैं तो हमें एक अननोन सिस्टम आ जाता है, या तो उस अननोन सिस्टम का हम इज़िली पहले डिटरमाइन करेंगे कि कौन किस-किस कैटेगरी में लाया करता है, फिर जिस-जिस कैटेगरी में लाया करेगा, उसके जो ऑलरेडी डिफाइंड मैथमेटिकल रूल्स हैं वो अप्लाई करेंगे, और हम सिस्टम का इनपुट आउटपुट बिहेवियर और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इज़िली निकाल सकते हैं।
तो आई होप कि अब आइडिया हो गया होगा कि क्लासिफिकेशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई। तो लेट्स मूव टू द classification. What is this static and dynamic system? ठीक है, तो पहले हम आते हैं स्टैटिक्स पे। A discrete time system is called static or memoryless if its output at any time instant and depends on the input sample at the same time, but not on the past or future sample of the input. मतलब क्या है कि स्टैटिक सिस्टम वो होते हैं जिनमें का जो ऐसे सिस्टम या ऐसे सिस्टम में की इक्वेशन जिनमें आपके जो उनका बिहेवियर या उनकी आउटपुट है वैल्यू है वो सिर्फ करंट जो भी इनपुट सिस्टम है उस पे करें। अब करंट का मतलब क्या है? तो यहाँ पास इनपुट का क्या है? उसको मैं अगली स्लाइड में और भी क्लियर करता हूँ, मगर ये इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इनपुट्स का आइडिया it's exactly same as in the signal system. ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और भी सिम्प्लीफाई कर देता हूँ यहाँ पर। सपोज करें एक सिस्टम है एक्स ऑफ एन इनपुट है, तो अब ये क्या हो गया? ये इसका करंट है। अगर मैं मिसाल दो इसी सिस्टम में डिले करवा दूं, ये एक्स ऑफ एन माइनस वन या राइट शिफ्ट कर दूं या इस तरीके से एक्स प्लस वन, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्स एन माइनस वन प्रीवियस और एक्स प्लस वन फ्यूचर इनपुट। ठीक है, और इसके अलावा ऐसे सिस्टम जो कि सिर्फ उनका आउटपुट जो है करंट जो प्रेजेंट वैल्यू के अलावा फ्यूचर या पास्ट इनपुट्स पे भी डिपेंड करता हो, तो उसको हम डायनामिक सिस्टम कहते हैं, या यूं कहेंगे जो सिस्टम में स्टैटिक नहीं है वो डायनामिक है। अब यहाँ से आइडिया खुद ही आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा कि मतलब मेमोरी लेस मीन ना उसको मेमोरी तो उसी को होता है ना, या तो प्रीवियस कोई चीज याद की हो या फ्यूचर में कुछ आया एक्सपेक्टेड है, उस हिसाब से जो उसको सिस्टम में उस चीज को भी परफॉर्म करना है तो वो मेमोरी में रखेगा कि प्रीवियस क्या आया था या इन फ्यूचर फ्यूचर एक्सपेक्टेड वैल्यू इनपुट क्या होगा, एंड वो उसके लिए उसको मेमोरी की जरूरत होगी, तभी तो वो सिस्टम डायनामिक कहलाएगा। तो जहाँ भी बात क्लियर है कि डायनामिक वो है जिसमें या तो प्रेजेंट या फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट भी हो मगर उसके अलावा पास्ट या फ्यूचर इनपुट वैल्यूज जो दी हुई हैं वो भी अपनी मेमोरी में रखे। जिस तरीके से फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने, तो वो प्रीवियस स्टेट्स को याद रखता है, तो उस हिसाब से उसका बिहेवियर जो है वो डिफरेंट होता है। और उसके अलावा मिसाल तौर आप सिंपली एंड गेट या नॉर गेट देखते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें आप जो भी करंटली 2 लीड पे इनपुट देते हैं उसी के रिस्पेक्टिव आउटपुट आता है। उसको ये कंसर्न नहीं होता कि इससे प्रीवियसली इनपुट्स क्या थे। ठीक है? आई होप कि आपका आइडिया क्लियर हो गया होगा। अच्छा, if n greater than or equal to 0, the system is static or memoryless. If n 0 to infinity के दरमियान हो तो system is said to have finite memory, और अगर n tends to infinity तो system is said to have infinite memory। अब इसको मैं एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। अच्छा, अगर यहाँ पे नोट करें ये मेमोरीलेस सिस्टम है, इसमें क्या है? इसमें जो भी n मिसाल तौर आपने दिया उसी ही n पे आपके पास करंट, जो भी करंट इनपुट, मैंने जिस तरह आपको कहा कि मिसाल तौर एक एंड गेट है, ये मैं लॉजिक गेट से लिया हूँ, ये इजीली शायद समझ में आ जाए आपको कि लॉजिक गेट में आपने 2 इनपुट दिए, एक ए दूसरा बी। अब इसका मिसाल तौर पहले मैंने 0 0 दिया, आउटपुट 0 आएगा, फिर मैंने इसको 1 0 दिया, आउटपुट 0 आएगा, फिर दोनों को मैंने 1 दिया, फिर आउटपुट 1 आया, फिर मैंने ऑल ऑफ सडन 0 0 कर दिया।
तो इसको कंसर्न नहीं है कि मेरा प्रीवियस इनपुट क्या आया था। वो उस पे डिपेंड ही नहीं करता कि प्रीवियस में जो भी करंटली इनपुट है उसके रिस्पेक्टिव आउटपुट दे देता है। ठीक है? इसको तो इस वजह से इसको मतलब हम कहेंगे मेमोरी लेस सिस्टम। इसको नहीं याद पिछला क्या है, आगे आगे कौन-सा इनपुट आएगा। इसके बाद मिसाल लो फ्लिप फ्लॉप या जो होता है तो उसमें आपको अगर याद हो तो स्टेट्स चेंज होती हैं विथ रिस्पेक्ट टू आपके प्रीवियस उस पे इनपुट्स क्या है। कुछ इस तरीके के जो बनता है तो फ्लिप फ्लॉप को हम कहते हैं मेमोरी डिवाइस। हालाँकि वो नहीं लॉजिक गेट से बना हुआ मगर उसका जो आउटपुट का बिहेवियर होता है, वो डिपेंड कर रहा होता है आपके प्रीवियस इनपुट्स पे, उस हिसाब से उसका आउटपुट होता है। अगर मिसाल लो मैं 0 फॉर सपोज़ मैं एक टॉगल कंडीशन होती है या वो डिफरेंट कंडीशन होती है कि अगर मेरा इनपुट मिसाल 0 1 हो तो वो पहले इसका आउटपुट डिपेंड कर रहा है कि प्रीवियस उस पे स्टेट्स इन इनपुट्स पे क्या थी, उस हिसाब से इसका आउटपुट आता है। तो वो क्या है? वो मेमोरी सिस्टम है। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो एक्स ऑफ एन और प्रीवियस को हम किससे शो कर रहे होते हैं? ठीक है, एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पर देखें ये कौन सा सिस्टम है? इसमें एक्स ऑफ एन माइनस इट मीन्स कि इसका आउटपुट ये कोई भी ये एक रैंडम है, ये एग्जांपल्स के तौर पे सिस्टम्स हैं, ठीक है? आपको एग्जांपल जिस तरह मैंने फ्लिप फ्लॉप और आपको लॉजिक गेट्स के एंड गेट का दिया था, तो इस तरीके से ये भी एक सिस्टम है मगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक? अब इस सिस्टम में आप नोट करें तो ये डिपेंड कर रहा है कि भाई मिसाल लो k इज़ इक्वल टू 0 मैंने पुट किया तो h ऑफ 0 h ऑफ n, ठीक है? उसका हो गया। फिर k इज़ इक्वल टू 1 पुट किया तो h ऑफ 1 होगा और यहाँ पे x ऑफ h n माइनस 1 मीन्स जो प्रीवियस इनपुट। इसी तरीके से 2 पे रख दिया तो यहाँ पे आउटपुट इनपुट होगा x ऑफ n माइनस 2 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है इसका जो आउटपुट आएगा जो कि y ऑफ n है, वो सिर्फ करंट इनपुट मतलब करंट इनपुट कौन-सा होगा? सिर्फ x ऑफ n। उस पे नहीं बल्कि उस पे प्रीवियस स्टेट्स पे भी क्या इनपुट दिए हुए थे, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो इसको हम कहेंगे डायनामिक सिस्टम, मेमोरी सिस्टम। क्लियर? इसी तरीके से एक और मगर ये मेमोरी भी एक लिमिटेड मेमोरी होगी इसकी, फाइनाइट। ठीक है? मैक्सिमम n तक n की कोई ना कोई वैल्यू होगी तो वहाँ तक होगा। यहाँ पर n k इज़ इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी तक गया हुआ है, तो इट मीन्स इसको मेमोरी भी इनफाइनाइट मेमोरी चाहिए, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है इनफाइनाइट मेमोरी। ठीक, मगर आइडिया क्लियर हो गया होगा यकीनन। तो स्टैटिक और डायनामिक कौन-सा होता है? Okay. Second classification of this system uh, is called the time varying versus time invariant systems. A discrete time system is called time invariant if its input output characteristics do not change with time. In other case, this system is called time variable. मतलब इनका जो इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम जो है वो चेंज ना हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम का यहाँ पे मतलब क्या है कि विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट इसको हम यूँ कहें कि मैंने मिसाल दो एक्स ऑफ एन इसको इनपुट दिया सिस्टम को, तो उसने मुझे आउटपुट भी उसी जो भी मतलब फंक्शन था उसने उसमें आउटपुट भी उसी के एक्स ऑफ एन के हिसाब से दिया। अब यहाँ पे मिसाल लो इसी इनपुट को मैं डिले करके इस सिस्टम को दूँ, तो आउटपुट भी मेरा उस डिलेड का वर्ज़न का है। ठीक है? जिस तरह के आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो आउटपुट में भी वो डिले आ जाए उतना ही जितना आपके पास इसमें था। तो इस ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे इनवेरिएंट सिस्टम, ठीक है? अगर टाइम में अ, वो उनको मतलब इनपुट के जो टाइम चेंजेस है ना, उसपे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अगर इनपुट पे शिफ्ट आ रहा है, वो उसका आउटपुट में भी उतना ही शिफ्ट आ जाता है, ठीक है? इसको यूँ कहूँ कि फॉर सपोज़ एक सिस्टम है, उसका रिस्पॉन्स जो है इम्पल्स हम जब उस सिस्टम को देते हैं, तो ये आता है और मैंने इम्पल्स उसको मिसाल दो अब जो है ना, वो 1 यूनिट डिले दिया, तो उसका आउटपुट भी मेरे पास आएगा ना,
वो 1 यूनिट मतलब कहीं यहाँ से एग्ज़ैक्ट वो सेम डिले हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा कि मिसाल तौर एक्चुअली कि ये जो है मिसाल तौर यहाँ से होता है और जब मैं इनपुट यहाँ पे दूँ तो वो आउटपुट यहाँ से स्टार्ट हो यूँ करके। नहीं, क्यों? क्योंकि जितना डिले है उतना डिले करके उसने आउटपुट भी दे दिया। तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। अदरवाइज़ वो टाइम वेरिएंट होते हैं। ठीक है? अच्छा, टाइम इनवेरिएंट और वेरिएंट का ये एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने हैं। इसमें एक्स ऑफ एन माइनस जो डिले करेंगे, वही डिले जो है आपके पास यहाँ पर भी आ जाएगा। मतलब एक्स एन माइनस मिसाल लो 3 करते हैं, तो ये एक्स ऑफ एन माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो वो पूरा इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। जो भी डिले करते हैं और आउटपुट में भी डिले रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। इसके बरक्स मिसाल लो यहाँ पर आप करते हैं डिले n माइनस 3 तो ये n माइनस 3 तो यहाँ पे ये हो जाएगा n माइनस 3 करेंगे तो ये n माइनस 4 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे ये डिले देख रहे हैं तो इस डिले में यहाँ पर ये कंपोनेंट आ रहा है, तो ये उस डिले में कुछ टाइम के हिसाब से कुछ चेंजेस कर देता है। अब ये है मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको वेरीफाई करने का भी एक तरीका है। क्या है? एक एग्जांपल लिया हुआ है एक्यूमुलेटर सिस्टम। एक्यूमुलेटर सिस्टम कौन सा होता है? वो सिस्टम जिसमें हम पिछले सारे इनपुट्स को ना सम अप करते हैं। ये एक्स ऑफ के इनपुट्स हैं कुछ भी, जो भी इनपुट्स हैं, उनकी समेशन पिछले जितने भी सारे इनपुट्स हैं उन सब की समेशन टू द पॉइंट ऑफ एन तक सम अप करते हैं, उसको हम एक्यूमुलेटर सिस्टम कहते हैं। अब एक्यूमुलेटर सिस्टम का एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है, तो इसमें पहले क्या किया, आउटपुट में डिले किया y ऑफ m माइनस m, तो ये डिले कहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ? ठीक है, सिस्टम में डिले किया, तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके n माइनस m तक, जो n यहाँ पे यहाँ था वो यहाँ था, वही रिफ्लेक्ट यहाँ पर हो गया। ठीक है, और यहाँ पर जो है x1 ऑफ के आ गया। अच्छा, अब वो जो डिले आउटपुट में था वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो सिस्टम का था। ठीक है, अब इनपुट का जो यहाँ पर डिले है x ऑफ k ऑफ m, ठीक है, y ऑफ 1 इज इक्वल टू सबमिशन अगेन वही, और ये हमने डायरेक्टली जो क्या किया इनपुट में डिले किया, तो डिले किया तो इसको एज पर दी प्रॉपर्टी देखा तो लेट के इज इक्वल टू के माइनस एम, तो ये क्या हो गया, देन वाई 1 इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू के इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू एन माइनस एम, तो ये एक्स ऑफ के जो है किसके बराबर हो गया, हमारा वाई ऑफ एन माइनस एम। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर जो है ये क्या हुआ, के इज इक्वल टू के माइनस एम। तो अब क्या हुआ, तो सिस्टम का आप इन आउटपुट में डिले किया तब भी वही आउटपुट आया आपके पास, और जब आपने सिस्टम में डिले किया, ये जो इनपुट में डिले किया, तो वही डिले आपका ये देख रहे हैं ना, ये के माइनस एम जो यहाँ पर आपने के माइनस एम में किया था, अब वो के माइनस एम डिले हो गया यहाँ पर आ गया, और ये के ऑफ माइनस हो गया, और ये एक्चुअल में किसके बराबर है, और इसके बराबर है। इट मीन्स आप सिस्टम में डिले करें या इनपुट में डिले करें, दोनों केसेस में आउटपुट सेम ही आता है। ठीक है, इसको मैं एक और तरीका दिखाता हूँ, एक मिनट। ओके, तो इसको किस तरीके से मैं यहाँ पे ना इसको ग्राफ से यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक ये और भी इजीली आपको समझ में आएगा। एक सिस्टम है, उसको हमने इनपुट दिया, और उसमें सिस्टम इनपुट देने के बाद उसका जो आउटपुट आया ना, उसमें हमने डिले किया। ठीक है, अब उसका आउटपुट में सिस्टम को इनपुट के देने के बाद जो भी आउटपुट है उसमें डिले किया, तो उसका आउटपुट आया y ऑफ t माइनस 0। दूसरे हमने क्या किया, उसी सिस्टम के पहले इनपुट में डिले किया, फिर उसमें सिस्टम को इनपुट दिया, मतलब जो इनपुट जो भी था पहले
मैंने डायरेक्टली सिस्टम में दिया, उसका आउटपुट आया, उसमें डिले किया। फिर दूसरे में क्या किया मैंने, वही इनपुट वही सिस्टम में, मगर पहले इनपुट को डिले किया, फिर सिस्टम में इनपुट दिया, फिर उसके बाद आउटपुट चेक किया। अगर मिसाल वो आउटपुट बराबर आता है आपके जो इस वैल्यू के बराबर, जो सिस्टम के डिले करने के बाद आया है, तो हम कहेंगे सिस्टम इज इनवेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट। मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सिस्टम में इनपुट डिले करके दें या आप जो है उसको डिले करके, मतलब इन आउटपुट लेके फिर बाद में डिले करें, या पहले इनपुट में डिले करके फिर आउटपुट सिस्टम को इनपुट दें। दोनों केसेस में बराबर आउटपुट आ रहा है, तो इसको हम कहेंगे टाइम टाइम इनवेरिएंट, अदरवाइज टाइम वेरिएंट। अब आई होप की बात आपको क्लियर हो गई होगी यकीनन कि क्या होता है। तो इसका एग्जांपल आपके सामने मिसाल हो रहा है कि एक वाई ऑफ टी है, एक्स ऑफ 2 ऑफ टी। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आप इसको 2 ऑफ एन कर दें, ये कंटीन्यूअस टाइम का एग्जांपल है। अब हमें चेक करना है कि सिस्टम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले सिस्टम में वाई ऑफ टी जो आया है उसमें डिले किया, वाई ऑफ टी माइनस 0। तो जहां जहां पे भी टी है, टी माइनस टी उसको रिप्लेस कर देंगे 2t माइनस, तो ये जवाब आया एक्स ऑफ 2t माइनस 2t नॉट हमारे पास। अच्छा, दूसरे तरीके में हमने क्या किया, अब पहले इसमें हमने क्या किया, वही बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि पहले मैंने डायरेक्टली आउटपुट है उसमें डिले किया, जो कि ये बन गया। तो जो आउटपुट में जो भी जहां जहां में भी टी था उसको रिप्लेस कर दिया टी माइनस टी नॉट के साथ। तो यहाँ पे 2 है, 2 के साथ टी है, तो इट मीन्स पूरे ये जो टी माइनस टी नॉट पूरे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ऑब्वियस सी बात है, तो हमारे पास आउटपुट ये आ गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अच्छा, दूसरे फेज में क्या किया, पहले इनपुट में डिले किया, इट मीन्स एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट हो गया। अब वो इनपुट जो है वो सिस्टम को दिया, फिर चेक किया। तो जब इनपुट डिले किया तो आपके पास एक्स ऑफ 2 एक्स ऑफ टी माइनस टी नॉट सिस्टम में इनपुट में डिले आ गया, और वो इनपुट सिस्टम गया, तो सिस्टम क्या है, एक्स ऑफ ट्वाइस ऑफ टी। तो एक्स ऑफ ट्वाइस ऑफ टी यहाँ पे आ गया। तो माइनस टी नॉट में 2 नहीं आया, यहाँ पे माइनस 2 नॉट में टी आया है। तो इट मीन्स ये दोनों केसेस यहाँ पे बराबर नहीं है, तो ये टाइम वेरिएंट सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद फॉर सपोज एक और सिस्टम ले लें 2 प्लस एक्स ऑफ टी। इसमें भी ऐसे ही करें कि पहले आउटपुट में डिले करें, तो आउटपुट में डिले किया, जहाँ पे भी टी टी था वो उसको रिप्लेस कर दिया टी टी माइनस। या मैं इसको एज इनपुट डिले करूं तो तब भी वही जवाब आया। तो दोनों केसेस में आपके पास क्या है, दोनों सेम केसेस में जवाब आया, तो ये हम कहेंगे टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी यकीनन। ठीक है, तो हमने एग्जांपल से है ना टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट के डिफरेंट देखे। यहाँ पर भी वही है कि पहले आप जो है सिस्टम में मतलब डिले करें, जिसको हम आउटपुट में डिले कर रहे हैं, वाई ऑफ एन माइनस एम वो यहाँ पर करें, और फिर उस इनपुट में डिले करके फिर सिस्टम में दें, उसका आउटपुट चेक करें। तो दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, इट मीन्स कि हम कहेंगे ये टाइम वेरिएंट सिस्टम है। लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। लीनियर और टाइम लीनियर सिस्टम कौन से होते हैं, ए सिस्टम का लीनियर इफ ओनली इफ इट्स satisfy the linear superposition principle, in other case the system is non-linear। मतलब ऐसे जो है जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं लीनियर सिस्टम। तो पहले बात आएगा भाई सुपरपोजिशन थ्योरम है क्या, यहाँ उसको कहते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम इज द एडिशन ऑफ टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड होमोजेनिटी एंड दूसरा सेकंड इज कॉल्ड
एडिटिविटी। तो दोनों को मैं पहले आपको डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है, तो अब लीनियर सिस्टम कौन सा हुआ, जो लॉ ऑफ एडिटिविटी और लॉ ऑफ होमोजेनिटी दोनों को फॉलो करे। ठीक है, तो लॉ ऑफ एडिटिविटी क्या है, ये देखें। लॉ ऑफ एडिटिविटी ये कि सपोज करें दो सिस्टम्स हैं, उनको दो इनपुट्स दिए और एट द एंड दोनों इनपुट्स को इंडिविजुअली सम कर दिया। और फिर क्या करें, हम उन दोनों इनपुट्स को पहले सम करें, सिस्टम में इनपुट दें और फिर उसका आउटपुट चेक करें। अगर वो आउटपुट चेक बराबर आए जो इनका आउटपुट था, उसको हम कहेंगे लॉ ऑफ एडिटिविटी। और लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी ये कि मिसाल लो मैंने सिस्टम में इनपुट दिया, आउटपुट कुछ ना कुछ आया और उसके साथ बाद फिर कोई ना कोई स्केलर उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। और फिर दूसरा ऑपरेशन मैंने इसमें ये परफॉर्म किया, पहले इसको मैंने वो जो स्केलर है पहले इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर मैंने आउटपुट सिस्टम से गुजारा। तो सिग्नल का आउटपुट जो भी आएगा, अगर वो आउटपुट इसके साथ फॉलो कर रहा है जो ये वाला है, तो उसको हम कहेंगे लॉ ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो कर रहा है। जब ये दोनों लॉ को फॉलो कर रहा हो तो उसको हम कहेंगे सिस्टम इज लीनियर, अदरवाइज सिस्टम इज नॉन लीनियर। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर सिंगल इक्वेशन में लिखें तो ये कुछ बनेगा कि मिसाल तो जो भी इनपुट दिया हुआ है उसके साथ ए इंटीग्रेट्स लॉ ऑफ होमोजेनिटी, और जो ये दो इनपुट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका लॉ ऑफ एडिटिविटी। मतलब ये है कि इन दोनों में देखें कि ये पे आपने पहले इनपुट्स को सम किया और उनके साथ कोई ना कोई स्केलर मल्टीप्लाई किया, फिर सिस्टम से ट्रांसफॉर्म करवाया। टी जो इंडिकेट कर रहा है कि सिस्टम का ऑपरेशन उस पर परफॉर्म हुआ। और यहाँ पर जो ये इंडिकेट कर रहा है कि पहले सिग्नल्स को इंडिविजुअली पहले ट्रांसफॉर्म करवाया, फिर उनके साथ जो है स्केलर मल्टीप्लाई करवाया, और एट द एंड दोनों जो सिस्टम इनपुट्स को हमने ट्रांसफॉर्म करवाया था उनको सम करें तो उन दोनों का जवाब ये आ जाए, जो बराबर आ जाए। ठीक है, ये आपके सामने वो जो मैंने पूरे दो आपको फिगर दिखाई, वो यहाँ पर उसको एक लाइन में इंडिकेट किया हुआ। तो इसको हम कहेंगे लीनियर सिस्टम, अदरवाइज नॉन लीनियर सिस्टम। ठीक है, तो इसी तरीके से ये लीनियर सिस्टम्स के और नॉन लीनियर सिस्टम्स के जो कुछ एक एग्जांपल्स हैं, इस पे भी इसी तरीके से टेस्टिंग होगी। ठीक, अब यहाँ पे एक डिटेल एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं। ये क्या किया हुआ है, पहले एक आर्बिट्ररी इनपुट दिया x1 ऑफ n, तो मतलब ये x1 ऑफ k बन गया, और इसका आउटपुट हमने सपोज किया कि y ऑफ 1 n है। उसी सिस्टम में फिर एक और दूसरा इनपुट दिया जिसको हम कह रहे हैं x ऑफ 2 n, और यहाँ पे x ऑफ 2 n आ गया, और यहाँ पर आपके पास इसका आउटपुट आ गया y ऑफ 2 n। तो फॉर्मली क्या करना है, इन्हीं दो आउटपुट्स को सम करना है, y ऑफ 1 2 y ऑफ 1 n और y ऑफ 2 n, इन दोनों को सम करना है। और दूसरे ये हो गया एक केस। अच्छा, अब ये हमने सम करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, बजाय अब पहले हम दोनों इनपुट्स को सम करते हैं, उनके साथ कोई ना कोई स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर वो जो आपके पास इनपुट्स हैं उसी सिस्टम जो एक्चुअल सिस्टम है इसमें इनपुट्स अप्लाई करते हैं। तो y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n, x ऑफ n जब इनके साथ ये हुआ, तो ये जो है x ऑफ n a x ऑफ 1 के प्लस b x ऑफ 2 के, ये इनपुट हमने अप्लाई किया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जब ब्रैकेट में होता है तो एज पर समीशन रूल दोनों पे इंडिविजुअली आप जो है समीशन ब्रेक कर सकते हैं। तो एक समीशन ये बनी, एक समीशन ये बनी। तो अगर नोट करें कि ये जो समीशन हैं, ये वाला आउटपुट जो है, और इन दोनों इसके साथ में
एक स्केलर मल्टीप्लाई करवाऊँ, इसके साथ बी स्केलर मल्टीप्लाई करवाऊँ और इनको दोनों को सम करूँ y ऑफ 1n और y ऑफ 2n को, तो यही एग्जैक्टली सम आउटपुट आएगा। तो इट इंडिकेट्स के भाई के सिस्टम लीनियर है। क्यों? क्योंकि मैंने दोनों केसेस पे परफॉर्म करके देखे। आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी। एंड सो एक एग्जांपल जो डिटेल एग्जांपल का है नॉन लीनियर का, वो भी यही है। इसमें x ऑफ 1n अप्लाई किया तो ये x1 ऑफ n स्क्वायर हो गया, और ये इस पे दूसरा इनपुट अप्लाई किया तो इसको हम कहें x2 ऑफ n स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब दो इंडिविजुअली इस सिस्टम को दो डिफरेंट इनपुट दिए और उन दोनों इनपुट को जो भी इंडिविजुअली आउटपुट आया उसको y1 ऑफ y2 हमने किया। इनके साथ कोई ना कोई स्केलर मिसाल मल्टीप्लाई करवा दें, इसको हम कहते हैं a मल्टीप्लाई करवा दें, इसके b मल्टीप्लाई करवा दें और इन दोनों का समीशन कर दें आखिर में। तो ये एक रिजल्ट आपने समझोगे एक सेव कर दिया अपने पास। दूसरे केस में हमने क्या किया, इन दोनों इनपुट्स को पहले ही स्केलर मल्टीप्लाई करवा के ऐड कर दिया है। अब इनपुट्स को ऐड करने के बाद सिस्टम में इनपुट दे रहे हैं, तो सिस्टम क्या है, x ऑफ 2n का स्क्वायर, मतलब x ऑफ n इंडिकेट कर रहा है इनपुट, तो जो भी इनपुट होगा उसका स्क्वायर होगा। तो इनपुट इधर तो पूरा ये इक्वेशन है, तो इस पूरी इक्वेशन के स्क्वायर हो गया। तो इस पूरी इक्वेशन के स्क्वायर को जब हम ब्रेक करेंगे तो वो क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर बन जाता है सिचुएशन। इसको ब्रेक करेंगे तो ये एक लंबी चौड़ी इक्वेशन आएगी। वो क्लियरली बराबर नहीं है किसके, जो आपने पहले इन दोनों का इंडिविजुअली ये जो किया था ना समीशन, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है ए बी x1 ऑफ n, ये एक्स्ट्रा टर्म है। इट मीन्स ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो हम कहेंगे ये सिस्टम लीनियर भी नहीं है। और जनरली भी देखा जाए तो ये जो इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर जो होता है हमेशा ये लीनियर नहीं होता। इसका हम ग्राफ बनाएं, इसका कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाएं, इनपुट आउटपुट रिलेशन बनाएं, तो कुछ इस तरह का स्क्वायर का बनता है। ठीक है, तो वो लीनियर नहीं है और यहाँ पे मैथमेटिकली वो इंडिकेट हो गया। इस तरीके से एक लाइन की इक्वेशन है वो लीनियर है, मिसाल और कुछ इस तरह की इक्वेशन हो, ये हो, ये हो, ठीक है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, और वो इसी प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे होंगे, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को। कॉजल और नॉन कॉजल सिस्टम कौन से होते हैं? कॉजल सिस्टम वो होते हैं जो if the output of the system at any time depends on only the present and past input, that is x1 x and 1 minus 2 and minus 3, अदरवाइज वो नॉन कॉजल। अच्छा, पास इनपुट्स का मतलब क्या है कि भाई जो प्रेजेंट या इससे प्रीवियस जो भी इनपुट्स उसमें आए उस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो ऐसे सिस्टम हम कॉजल कह रहे हैं। मैथमेटिकली इसको अगर देखा जाए तो सिस्टम में जो डिलेज हैं वो नजर आ रहे हो तो हम कहेंगे कि वो हमारा कॉजल सिस्टम है। अगर मिसाल लो सिस्टम में डिले ना हो बल्कि वो हम उसको यूं कहें कि लेफ्ट शिफ्ट हो, तो हम कहेंगे वो नॉन कॉजल है। मतलब वो x+2 आ जाएगा तो ये सिस्टम नॉन कॉजल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक एफ इंडिकेट कर रहा है कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन, कोई भी फंक्शन होता है जो कि इन x1 ऑफ 2 माइनस 2 और इस पे डिपेंड करता है। सो ठीक है, और इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर नोट करें तो ये सिस्टम आपके पास क्या है, कॉजल है। इसमें डिले है, या तो प्रेजेंट वैल्यू है या पास वैल्यू है या इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इस तरह देखें तो यहाँ पर डिले है मगर ये +1 भी है, तो इंडिकेट्स के +1 ये इंडिकेट करता है फ्यूचर इनपुट जो अब अगला आएगा। जिस तरह हम कहते हैं ना, एक होता है एक्स ऑफ एन, दूसरा होता है एक्स ऑफ n+1, मतलब अब अपकमिंग इनपुट। तो अपकमिंग इनपुट ऐसे सिस्टम जिनकी इक्वेशन में अपकमिंग इनपुट्स के लिए भी प्लेसमेंट हो, मतलब वो नजर आ रहा हो कहीं, तो उसको हम कहेंगे हमारे नॉन वो क्या कहते हैं कि नॉन कॉजल सिस्टम है। अगर आप सवाल कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर तो हमें कोई ऐसा प्लस वाला टर्म नजर नहीं आ रहा नीचे वाले में, तो ये कैसे नॉन कॉजल है,
तो भाई यहाँ पे के स्टार कहाँ से हो रहा है, -10, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इट विल बी n+10 हो जाएगा, इस तरीके n+9 n+, तो ये क्या हो जाएंगे, फ्यूचर इनपुट्स हो जाएंगे। तो ये सारा फ्यूचर इनपुट्स जो है आपके इंडिकेट करें कि ये नॉन कॉजल सिस्टम है। ठीक है, मोस्टली प्रैक्टिकल सिस्टम कॉजल सिस्टम है। अच्छा, अच्छा, इसमें कॉजलिटी एंड नॉन कॉजलिटी ऑफ दिस सिस्टम को चेक किया हुआ है, तो वो इंडिकेट वैसे ही हो रहा है। हाँ, जिस तरीके मैंने कहा कि आपको ये टर्म इंडिकेट कर रहा है कि हमारे पास नॉन कॉजल सिस्टम है, और ये यहाँ पर कोई भी इस तरीके का टर्म नहीं है, और तो इस मीन्स के यहाँ हमारा सिस्टम जो है कॉजल सिस्टम है। मगर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि के की वैल्यू जो है वो क्या है, या जो भी इसमें दिया हुआ है के का, अगर मिसाल निगेटिव में के आ जाता है तो फिर कॉजलिटी और नॉन कॉजलिटी का इस हिसाब से उसी रिस्पेक्टिव चेक करना होगा। इसके ऑब्वियस सी बात है, प्रॉब्लम्स हमारे डिटेल में और भी होंगे, तो उनको हम करेंगे प्रॉब्लम्स में सेक्शन में। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम जो है वो है स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। जो लास्ट क्लासिफिकेशन है वो है स्टेबल एंड अनस्टेबल। अनस्टेबल और स्टेबल क्या है, आर्बिट्ररी रिलैक्स सिस्टम इज सेड टू बी bounded input bounded output stable if and only if every bounded input produce the bounded output remains that there exists some finite number of say mx and my such that, मतलब ये है कि अगर हम उसको फाइनाइट इनपुट दें तो हमें वो कोई ना कोई फाइनाइट आउटपुट ही दे, ऐसा सिस्टम हो। सपोज करें कि एक सिस्टम में 1/n-1, सपोज कर रहा हूँ मैं ये रेंडमली। अब इसको मैंने इनपुट दिया n=1, आउटपुट क्या आएगा, 1/1 - 1 1/0 बन जाएगा, जो कि इंफिनिटी बन गया। तो इट मीन्स कि मैंने इनपुट तो उसको क्या दिया था सिस्टम को, एक फाइनाइट वैल्यू दिए, 1 इज द फाइनाइट वैल्यू, मगर आउटपुट क्या है, एक इनफाइनाइट वैल्यू। तो ये सिस्टम इन अनस्टेबल कहलाएगा। ठीक है, तो इसको फाइनाइट को कहा जाता है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट। ठीक है, तो बाउंडेड इनपुट को ही दिया है और उसी के रिस्पेक्टिव बाउंडेड आउटपुट आता है, तो सिस्टम स्टेबल कहलाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको हम कहेंगे अनबाउंडेड, जो कि इनफाइनाइट वैल्यू होगी। ठीक है, ये जहां पर भी इस चीज को इंडिकेट किया हुआ, ये बात जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या है बाउंडेड इनपुट बाउंडेड, इसको बी स्टेबिलिटी कहा जाता है। अब ये यहाँ पर सपोज करें एक्स वाई ऑफ एन जो है, अब इसमें क्या है, हमें कोई भी इनपुट देते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन, कोई भी इनपुट होगा और एन भिजाते खुद जो है इन्फिनिटी ना हो, तो जो भी वैल्यू होगी वो भी कोई ना कोई जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर ही आएगा, तो वो क्या होगा, बाउंडेड ही होगा। अगर मैं n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो वो नहीं होगा, मगर n भिजा देकर हम इनपुट करेंगे तो n जो वैल्यू इन्फिनिटी ना हो तो हम कहेंगे ये सिस्टम बाउंडेड है, और उसी भी आउटपुट भी बाउंडेड आएगा, तो इस वजह से ये सिस्टम स्टेबल कहलाएगा। कौन सा सिस्टम, वो सिस्टम जिसको x ऑफ n का होल स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब x ऑफ n जो इनपुट जिसको हम कह रहे हैं b ऑफ x की, वो इन्फिनिटी से कम हो, कोई भी वैल्यू इन्फिनिटी से कम हो, तो इसका आउटपुट भी हमेशा जो y ऑफ n जो होगा, जिसको by से आउटपुट दिया इंडिकेट किया हुआ है, कोई भी बाउंडेड आउटपुट होगा जिसकी वैल्यू भी बी जो कि बी स्क्वायर के बराबर होगी, मतलब जो भी इनपुट दिया है उसका स्क्वायर करके आउटपुट आएगा ना, जिसको बाउंडेड हुआ वो भी बाउंडेड हुई होगी। मैं 1 करोड़ भी कर दूं ना, उसका भी स्क्वायर करूं तो कोई ना कोई वैल्यू वही आएगी, वो बाउंडेड होगी। तो इन इनपुट जो है इन्फिनिटी ना हो
तो इसको आउटपुट भी आपका बाउंडेड ही आएगा इस केस में, ठीक है। जिस तरह मैंने पिछला एग्जांपल दिया 1/n-1, उसमें मैंने इनपुट 1 दिया तो आउटपुट इन्फिनिटी आ गई। तो ये सिस्टम बाउंडेड इनपुट पे बाउंडेड आउटपुट नहीं है, तो उसको हम कहेंगे वो वेब स्टेबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक और एग्जांपल है जिसको एक्यूमुलेटर सिस्टम। एक्यूमुलेटर सिस्टम एक सिस्टम है, समझो ये कोई भी सिस्टम है, ये वो सिस्टम है जिसमें प्रीवियस जितने सारे इनपुट्स हैं उनका सम करता है, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं एक्यूमुलेटर सिस्टम। एक्यूमुलेशन कहते भी हैं कि गैदर करना, ठीक है। तो इस सिस्टम में मिसाल तौर u ऑफ n जो है x ऑफ n इज इक्वल टू u ऑफ n जो है फॉर n लेस देन 0 इज 0, फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 इट्स 1 ऑलवेज। तो इस पे अगर देखें कि ये सिस्टम में y ऑफ n जो है सम ऑफ माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी और प्लस से लेके n तक, तो इसमें क्या किया इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास फॉर n लेस देन 0 के लिए 0 है, मगर फॉर n ग्रेटर देन आर इक्वल टू के लिए क्या है आपके पास, इसकी वैल्यू क्या बन जाती है n+1, और वो इतनी कोई भी हो सकती है। तो इस वजह से ये सिस्टम अनस्टेबल या इसको नॉट स्टेबल सिस्टम कहेंगे हम, नॉट बाउंडेड। ये कोई बाउंडेड नहीं है, मतलब n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर तो ये देखा जाए माइनस इन्फिनिटी तक से लेके n तक है, मगर n यहाँ पर डिफाइन नहीं हुआ, मगर जब यहाँ पे n की वैल्यू डिफाइन की गई तो n तो कोई लिमिट ही नहीं है, ये n इट मीन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 में इन्फिनिटी पे आया था, तो इन्फिनिटी भी हो सकता है। हाँ, अगर यहाँ पे मैं n पे कोई कंडीशन लगा दूं कि ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी, तो फिर वो बात अलग हो जाती है, ठीक है। आई होप कि ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। और भी मज़ीद इसमें जिसको भी जो क्यूरी हो मुझसे पूछ सकता है। इस टॉपिक में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम जो है वो कंप्लीट कवर कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो रिलेटेड टू दी another classification is derived from the from those system जो हमने पढ़े हैं, LTI सिस्टम, फिर इनपुट और आउटपुट सिस्टम, इनपुट और आउटपुट रिलेशन ऑफ द सिस्टम। अब मिसाल दो, हमने ये तो कह दिया कि ये सिस्टम है, मगर सिस्टम क्या है कि जो कि कैरेक्टराइज किए जाते हैं डिफरेंट तरीके से, तो उनके कैरेक्टराइजेशन देखेंगे, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ऑफ द सिस्टम देखेंगे, फिर उसे एक स्पेसिफिक क्लास निकल दिया सिस्टम जिसको हम कहते हैं एलटीआई सिस्टम, उसको हम पढ़ेंगे। वो क्यों पढ़ेंगे, उनमें हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है, उन चीज़ों उन रीजन पे हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम ना अब कुछ एग्जाम प्रॉब्लम्स भी करेंगे। तो जिसको जहाँ जहाँ पे क्यूरी कॉन्सेप्चुअली चीज समझ में नहीं आई तो वो बता दें, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर हम जो है ना प्रॉब्लम्स में भी तब तक के लिए ये लेक्चर में यहाँ पे एंड करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।